यूक्रेन को लेकर रशिया का आक्रामक रुख पूरी दुनिया के लिए ही चिंता का विषय बना हुआ है। Joined the Allies in war on the last remaining Axis enemy. Stronghold in Manchuria was attacked. इस पूरे विवाद में दो बड़े पेच हैं। पहला कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। नेटो में शामिल होने से पहले यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होना पड़ेगा। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो रशिया और यूक्रेन जैसे 15 देश बने। फिर इनके बीच में आखिर ऐसा क्या विवाद है, आइए इसको समझते हैं। इसके साथ ही ये भी समझते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में इंडिया का क्या स्टैंड है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा आखिरी में देखिएगा ताकि आप जान सको कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद चल रहा है और इससे आने वाले टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो चलते आगे वीडियो में। रशिया यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के सख्त खिलाफ है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमेरिका इन दोनों की लड़ाई के बीच में आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो अब रशिया और यूक्रेन की वॉर में अमेरिका का क्या रोल है, आइए इसको समझते हैं। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत 1917 में रूस की क्रांति से हुई, जिसके बाद 1922 में यूएसएसआर की स्थापना होती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाता है। इसमें 15 छोटे छोटे देश शामिल होते हैं और इसी में से एक देश था यूक्रेन। दोस्तों 1922 में यूक्रेन यूएसएसआर में शामिल हुआ था और 1991 में यूएसएसआर टूटने के बाद 15 अलग अलग देश बने। दोस्तों सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी यूएसएसआर का 70% हिस्सा रशिया में रह गया। 1991 में जब यूक्रेन अलग हुआ वहां से लेकर 2014 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2014 में क्या हुआ, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे पेट्रो पोरोशेंको वो रशिया के समर्थक थे और रशिया यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से मना कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ये चाल खेलता है कि वो पहले किसी भी देश को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लेता है और उसके बाद उसे नेटो में शामिल कर लेता है। अब आखिर ये नेटो है क्या, आइए इसको समझते हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी 8 यूरोपियन देशों ने मिलकर 1949 में एक मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था और इस मिलिट्री अलायंस को ही नेटो कहा जाता है। और अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में 31 देश शामिल हो चुके हैं और ये सारे खतरनाक देश हैं और बेसिकली नेटो रशिया को काउंटर करने के लिए ही बनाया था। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि नेटो में शामिल 31 देश आपस में अगर लड़ाई करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरे देश ने इन 31 में से किसी भी एक देश पर हमला कर दिया तो ये 31 देश उसको मिलकर मारेंगे। और नेटो में जितने भी मेंबर शामिल है वो अपनी आर्मी एक दूसरे के देश में भेज सकते हैं। तो अब बताइए, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास राइट होगा वो अपनी सेना यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर में तैनात कर देगा। कोई भी देश ही कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसका पड़ोसी देश जो उसी से ही टूट कर आया है वो अपने बॉर्डर पर उसके दुश्मन को आकर तैनात कर दे और सिर्फ एक दो नहीं पूरे ग्रुप के दुश्मनों को बिठाए। अब मानो अगर अमेरिका की फौज यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर आकर बैठ गई और अगर अमेरिका ने एक गोली यूक्रेन पर चला दी तो अपने बचाव में रशिया को भी गोली चलानी पड़ेगी, और जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर गोली चलाई तो नेटो के आर्टिकल नंबर 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो के 31 देश सब मिलकर रशिया पर अटैक करेंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करना चाहता है ताकि वो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर में आकर बैठ जाए और कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका रशिया पर हमला कर दे और अमेरिका अपनी पूरी सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर आके लगा दे। तो अमेरिका ही है रशिया और यूक्रेन में सबसे बड़ी फसाद की जड़। इसमें यूक्रेन का कुछ भी नहीं है, सारा विवाद अमेरिका और नेटो का फैलाया हुआ है और भुगत रहा है बेचारा यूक्रेन। और यूक्रेन को भी समझना चाहिए, उसको भी अपने पैर तब तक ही फैलाने चाहिए जब तक बाकी देशों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि किसी भी देश के लिए अपनी सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी होती है। और यही कारण है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो जो थे वो रशिया के समर्थक थे, लेकिन यूक्रेन की जनता चाहती थी कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो। लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्रेसिडेंट पेट्रो ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, जिसकी वजह से वो यूरोपियन यूनियन में शामिल कराने वाली जनता के खिलाफ हो गए, जिसके बाद यूक्रेन में राष्ट्रपति का विद्रोह स्टार्ट हुआ और जिसकी वजह से प्रेसिडेंट पेट्रो को रशिया भागना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन में न्यू गवर्नमेंट आई जिसने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए हामी भर दी, जिससे रशिया बहुत नाराज हुआ और यूक्रेन के निचले भाग क्रीमिया पर उसने हमला कर उसको अपने कब्जे में कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ कि अज़ोव सागर में रशिया का कंप्लीट कब्जा हो गया, अपनी नौसेना को भेजकर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। और 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह गई, किसी ने कुछ भी नहीं किया। और इस तरह क्रीमिया के नीचे जो ब्लैक सी है वहां पर भी इजीली रशिया का वर्चस्व स्थापित हो गया। उस समय वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर काफी प्रतिबंध लगाया और दुनिया के जो 8 सबसे शक्तिशाली देश थे जिन्हें G8 कहा जाता है, जिसमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, रशिया और अमेरिका। और 2014 में इसमें से रशिया को G8 से बाहर निकाला और अब ये सिर्फ G7 रह गया और इसका कारण था रशिया का क्रीमिया पर हमला करना और उसको अपने कब्जे में लेना। यूक्रेन के कारण ये वॉर हमें पिछले साल से देखने को मिल रही है, पर ये विवाद 2014 से ही चलता चला आ रहा है। और उसके बाद 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था और इस एग्रीमेंट में यूक्रेन ने ये कहा था कि वो अब शांति से रहना चाहता है, लेकिन गड़बड़ 2017 में तब शुरू हुई जब यूक्रेन ने बोला कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। और नेटो में 31 देश शामिल है और ये 31 देश आखिरी में रशिया के दुश्मनी है। और अगर इन फ्यूचर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है
तो अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि वो रशिया पर हमला करे, और एक बार अगर रशिया ने अपने बचाव पर अमेरिका और यूक्रेन पर हमला किया तो 31 देश इकट्ठे होंगे और वो सब मिलकर रशिया पर हमला करेंगे। तो आखिर में ये पूरी प्लानिंग अमेरिका की है रशिया को बर्बाद करने की। इसीलिए दोस्तों रशिया ने 2014 में यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए क्रीमिया को हड़प लिया, और क्रीमिया को हड़पने के बाद अज़ोव सागर पर रशिया का पूरा कब्जा हो गया, और इसके बाद रहा डोनेस्क और लुहांस्क, दो जगह पर विद्रोही को खड़ा किया, अपने सैनिकों को यहाँ भेज दिया और इसको मान्यता दे दी कि ये अलग देश है। और इन दोनों जगहों पर रशिया ने अपनी फौज उतार दी, और क्रीमिया पर पहले से ही रशिया की फौज मौजूद थी। तो रशिया अगर चाहे तो यूक्रेन को चारों तरफ से घेर कर उस पर अटैक कर सकता है, और यूक्रेन को भी आखिर में ये समझना चाहिए कि वो किसी दूसरे देशों के दम पर उछलकर किसी भी देश से लड़ाई नहीं कर सकता। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो गया, पर इन सब में यूएनओ का था, उसने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया? तो आपको बता दूं कि यूएनओ को अमेरिका ने खुद का एक कठपुतली बनाया हुआ है। अमेरिका यूएनओ का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर हमला करता है और आज तक करता हुआ आया है, और आज इसी चीज का फायदा रशिया ने उठा लिया। और वो कैसे, आइए समझते हैं। यूएनओ का नियम आर्टिकल 7 ये कहता है कि कोई भी देश किसी देश पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी देश में से एक छोटा सा राज्य अपने देश से अलग होना चाहता है तो उसे इस चीज की फ्रीडम है, और अगर देश उस राज्य पर अत्याचार कर रहा है तो वो राज्य अपने पड़ोसी देश से मदद मांग सकता है। और यही किया है रशिया ने। पहले रशिया ने डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी कि ये अलग देश है, और इन दोनों जगहों पर अपने दोनों राष्ट्रपति को बिठा दिया, और उनसे उन्होंने ये लेटर लिखवाया कि उनका देश उन पर अत्याचार कर रहा है, और उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से ये रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी मिलिट्री हेल्प उनको दें, और रशिया ने मिलिट्री हेल्प देने के आधार पर यूक्रेन पर हमला कर दिया। और रशिया कहता है कि ये तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, ये तो युद्ध है ही नहीं, और यही तो लिखा है यूएनओ के आर्टिकल नंबर 7 में। दोस्तों यही तो किया था अमेरिका ने अफगानिस्तान में, इराक में, माली में, सीरिया में, लीबिया में, मिस्र में, वियतनाम में, कोरिया में। तो जब अमेरिका बाकी देशों पे हमला करता है तो सब कहते हैं कि ये सही है, और आज रशिया ने अपने बचाव के लिए दूसरे देश पर हमला कर दिया तो आज पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हो चुकी है। और जब अमेरिका सही है तो रशिया सही क्यों नहीं है, और अगर रशिया आज गलत है तो अमेरिका गलत क्यों नहीं है? इन दोनों के बीच में अब जानते हैं कि इंडिया का क्या रोल है, क्योंकि इंडिया के लिए रशिया भी जरूरी है, क्योंकि रशिया से हम काफी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल, गैस ये सब इंपोर्ट करते हैं, और अमेरिका भी इंडिया के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इंडिया से काफी सारे एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, और वो वहाँ पे काम करके यूएस डॉलर इंडिया में भेजते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। और अमेरिका इंडिया पर पूरी तरीके से प्रेशर बना रहा है कि इंडिया यूएनओ में अमेरिका का सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया यूएनओ का 2 साल के लिए टेम्पररी मेंबर है। लेकिन यहाँ इंडिया ने दिमाग लगाया और इंडिया ने कहीं वोट ही नहीं दिया। इंडिया ने बोला कि ना हम रशिया का समर्थन कर रहे हैं और ना हम यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, और भारत का ये न्यूट्रल स्टैंड रशिया को अच्छा लगा। और इंडिया के न्यूट्रल रहने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रशिया और चाइना दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं, और इंडिया और चाइना का 36 का आंकड़ा है, और इन फ्यूचर अगर कभी इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो रशिया बीच में नहीं आने वाला, क्योंकि उसके दोनों देशों से संबंध बहुत अच्छे हैं, और रशिया की इकोनॉमी भी इन दोनों देशों पर डिपेंड होती है। तो उस समय इंडिया को जाना पड़ेगा अमेरिका के पास, और अमेरिका से हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इन कंपैरिजन आज के टाइम पर चाइना इंडिया से बड़ा है। अगर हम इकोनॉमी वाइज बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो करीबन $16 ट्रिलियन है, और इंडिया भी करीबन $3.7 ट्रिलियन पे है। नो डाउट कि इंडिया काफी अप एंड कमिंग है, बट स्टिल एट द मोमेंट हमें दोनों से बनाकर रखनी पड़ेगी, ताकि हमारी इकोनॉमी आने वाले टाइम पर भी ग्रोथ की तरफ बढ़ती रहे। तो अमेरिका और काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के तेल पर सैंक्शंस लगा दिए, ताकि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की क्षमता को कम किया जा सके, और इसी मकसद से रशिया के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है, रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद भारत रशिया के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है, और वहीं रशिया इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पर तेल बेच रहा है। जहां युद्ध से पहले भारत रशिया के सिर्फ 2% क्रूड ऑयल खरीदा करता था, अब वह बढ़कर 44% हो गया है। हालांकि फिलहाल अभी तो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से इंडिया को बेनिफिट ये मिल रहा है कि वो सस्ते रेट पर रशिया से तेल खरीद ले रहा है, पर अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर इसी तरीके से आने वाले टाइम तक लंबी खींचती रही तो इंडिया पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और भी ज्यादा प्रेशर आने लगेगा कि वो यूएनओ में यूक्रेन का समर्थन दे और रशिया के खिलाफ हो जाए, और इन सब चीजों की वजह से पूरे वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर होने के काफी सारे चांसेस बन जाते हैं। तो जितनी ज्यादा शांति वर्ल्ड में बनी रहेगी, सारे देश एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो होगी और अल्टीमेटली पूरा वर्ल्ड आप साथ में ग्रो होगा। तो अब देखना यह है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर कब तक चलती है और इसका आने वाले टाइम पर पूरे वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।